नमस्कार दोस्तों, आज की खबर बेहद बड़ी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक भूचाल आ रहा है। बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 294 में से 207 सीटें जीतकर पहली बार बंगाल में सरकार बनाई है। ममता बनर्जी का 15 साल का राज खत्म हो गया है और सबसे बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी है क्योंकि वहां उन्होंने खुद ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी खुद वकील की काली पोशाक पहनकर पेश हुई और कोर्ट से कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति वाले कानून पर सुनवाई चल रही है, जहां कोर्ट ने मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है कि अगर कानून रद्द हो गया तो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिद्धू की नियुक्ति भी संकट में आ सकता है। यानी एक दिन में बंगाल से लेकर के दिल्ली तक 3 बड़ी खबरें हैं और मैं इन तीनों को आपको एक एक करके पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की राजनीति की। बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और सबको चौंका दिया। बीजेपी को 207 सीटें मिले जबकि पिछली बार सिर्फ 77 सीटें थी। ममता बनर्जी की टीएमसी जो पिछली बार 212 सीटें जीती थी, अब सिमट करके सिर्फ 80 सीटों पर रह गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अकेले 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, नंदीग्राम और भवानीपुर, और दोनों जगहों से जीत दर्ज की थी। नंदीग्राम में उन्होंने टीएमसी के पवित्रा कर को 9,665 वोटों से हराया और भवानीपुर में खुद ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से शिकस्त दे दी। सोचिए जरा, जिस ममता बनर्जी ने 15 साल बंगाल पर राज किया, उन्हीं की सीट पर हराकर शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ एमएलए बने बल्कि बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन गए। 9 मई 2026 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई एनडीए मुख्यमंत्री मौजूद थे। यह बंगाल के इतिहास का बहुत बड़ा दिन था क्योंकि पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। अब चूंकि कानून के मुताबिक एक व्यक्ति 2 सीटों से एमएलए नहीं रह सकता, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को 14 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी थी और उन्होंने 15 मई 2026 को विधानसभा के नए स्पीकर रथिंद्र बोस को नंदीग्राम सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी क्योंकि वहां से जीतने का एक खास सियासी मायने है। ये वही सीट है जहां ममता बनर्जी पिछले 15 साल से जीतती आ रही थी और इसी सीट पर उनकी हार से बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा देते वक्त एक भावुक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के लोगों से उनकी जीवन भर का भावनात्मक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मुझे और नंदीग्राम के वोटरों दोनों को पता है कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है, लेकिन नियमों के तहत मुझे यह इस्तीफा देना पड़ा। अब नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव होगा जिसकी तारीख चुनाव आयोग जल्द घोषित करेगी। अब आइए बात करते हैं उस फैसले की जो शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही लिया। उन्होंने अपनी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि 45 दिन के अंदर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी ताकि अवैध घुसपैठ की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। यह बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि वर्षों से बंगाल में अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगे थे कि वो इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया रखती है। अब नई बीजेपी सरकार ने पहले ही दिन इस मुद्दे पर हाथ रख दिया है, लेकिन यहीं से एक नया विवाद भी शुरू हो गया है क्योंकि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद बंगाल में चुनाव बाद हिंसा यानी कि पोस्ट पोल वायलेंस की खबरें आने लगी है और यहीं से दूसरी खबर की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट और ममता बनर्जी की। 14 मई 2026 को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो शायद ही कभी पहले देखा गया। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकील की काली पोशाक पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुई। उनकी पार्टी टीएमसी ने इस मौके को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि ममता दीदी कभी बंगाल के लोगों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ती। यह उनकी पहली बार थी जब वो हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर पेश हुई। इससे पहले फरवरी 2026 में वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में पेश हुई थी। अब हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है और सबसे बड़ी बात पुलिस एफआईआर तक नहीं लिख रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है।
उन्होंने कोर्ट से इमरजेंसी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि उनके परिवार में 12 साल की बच्चियों को रेप की धमकियां मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वो खुद पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पा रही हैं और शिकायतें ऑनलाइन ही दर्ज करा रही हैं। यह बहुत ही गंभीर आरोप है और बंगाल की मौजूदा कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आगे कहा कि 92 साल की विधवा वाले अनुसूचित जाति परिवार को घर से निकाल दिया गया, मछली बाजारों और मीट की दुकानों पर हमले हो रहे हैं और पार्टी ऑफिस पुलिस के सामने लूटे जा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में फोटो भी सबमिट की है। ममता बनर्जी की तरफ से कल्याण बनर्जी ने भी बहस की और बताया कि कोलकाता के 400 साल पुराने हेरिटेज हॉग मार्केट यानी कि न्यू मार्केट पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि बुलडोजर से न्याय करना कानून में कहीं नहीं लिखा है। इस पर हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को, प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट में साफ कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखी जाए। जो लोग हिंसा के डर से अपने घर छोड़ चुके हैं उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने से पहले लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। अपराधी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। पुलिस का काम है अपराध रोकना, उसके बाद जांच करना। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते के अंदर अपना जवाबी हलफनामा यानी कि काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दे दिया है। यानी अब नई शुभेंदु अधिकारी सरकार को कोर्ट में विस्तार से जवाब देना होगा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि असल में चुनाव नतीजों के बाद से 3 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी समर्थित गुंडों के हाथों मारे गए हैं और बाकी मौत टीएमसी की आपसी लड़ाई का नतीजा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी सरकार आते ही बंगाल में हिंसा कम हुई है क्योंकि अब कानून का राज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद बंगाल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यानी एक तरफ ममता बनर्जी कोर्ट में हिंसा का मुद्दा उठा रही हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि असल में टीएमसी की वजह से ही पहले बंगाल में हिंसा होती थी और अब हालात बेहतर हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरी खबर की जो दिल्ली से आ रही है। यह खबर है सुप्रीम कोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के। यह मामला बहुत गहरा है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा इस मामले को। दरअसल 2023 में मोदी सरकार एक नया कानून लेकर आई थी जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई गई जिसमें 3 लोग हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करते हैं और लोकसभा में नेता विपक्ष। अब विवाद यह है कि इससे पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होने चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर सीजेआई की जगह केंद्रीय मंत्री को रख दिया। इसी कानून के तहत मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और फिर फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक है, यानी अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक। अब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इसी मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच कर रही है। 6 और 7 मई 2026 को ये सुनवाई में जो बातें हुई वो बहुत दिलचस्प है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने दलील दी कि मार्च 2024 में जब ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू की नियुक्ति हुई थी तब पूरी प्रक्रिया जल्दीबाजी में की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 नामों की लिस्ट दी गई। अगले ही दिन 14 मार्च को मीटिंग रखी गई और उसी दिन ज्ञानेश कुमार और सिद्धू के नाम फाइल करके राष्ट्रपति को भेज दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक नेता विपक्ष से ऐसे उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो एक दिन में 200 नामों को देख ले। उन्होंने कहा यह तब होता है जब एक ही व्यक्ति को पूरी ताकत दे दी जाए। इस पर जस्टिस दत्ता ने एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि काश ऐसे ही तेजी जजों की नियुक्ति में भी दिखाई देती, खासकर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में। यह टिप्पणी सीधे केंद्र सरकार पर तंज था कि वो जजों की नियुक्ति में देरी करती है लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिजली की रफ्तार से करती है। याचिकाकर्ताओं ने एक और गंभीर बात कोर्ट के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर
चयन समिति में प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री दोनों सरकार की तरफ से हैं और सिर्फ एक नेता विपक्ष है, तो बहुमत हमेशा सरकार के पास ही रहेगा। यानी निष्पक्ष चयन हो नहीं सकता। नेता विपक्ष को शामिल करना सिर्फ एक दिखावा है। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से प्रशांत भूषण ने भी कोर्ट में दलील दी है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग सरकारों ने जानबूझकर कभी एक स्वतंत्र चयन प्रक्रिया वाला कानून नहीं बनाया, क्योंकि वो सत्ता में आने के बाद नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को संसद की लंबी देरी पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचित लोगों की तानाशाही, ये बहुत ही तीखी टिप्पणी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देता है तो क्या होगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि अगर कानून रद्द होता है तो इसके तहत की गई सारी नियुक्तियां भी रद्द हो जाएगी। यानी अगर कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिद्धू की नियुक्ति पर भी संकट आ सकता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि देश के चुनाव आयोग का पूरा ढांचा हिल सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनूप बर्नवाल वाला फैसला सिर्फ इसलिए था जब तक कानून नहीं बनता तब तक एक प्रक्रिया तय हो। उस फैसले में यह नहीं कहा गया था कि संसद को किसी खास तरीके से ही कानून बनाना है, यानी सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने एक और जरूरी बात उठाई कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना मतदाताओं के अधिकारों के लिए जरूरी है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ और बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह कानून संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और इसे एनजेएसी केस की तरह रद्द किया जाना चाहिए। एनजेएसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को इसी आधार पर रद्द किया था कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता था। अब अगला सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। अगर कानून रद्द हुआ तो क्या ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्या नए सिरे से नियुक्ति होगी, क्या अगले लोकसभा चुनाव से पहले एक नया मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा। ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल ये सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई में और भी कई पहलू सामने आएंगे। अब बात करते हैं इन तीनों खबरों के आपस के कनेक्शन की। देखिए, ये तीनों खबरें अलग अलग लग रही हैं, लेकिन एक सूत्र इन सबको जोड़ता है और वो है भारतीय लोकतंत्र की संस्था। बंगाल में कोर्ट चुनाव बाद हिंसा पर सख्ती दिखा रही है, यानी न्यायपालिका अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, यानी न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। और शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा बताता है कि कानून के नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। एक तरफ बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, ममता बनर्जी का राज खत्म हुआ है, बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दोनों घटनाएं भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं बंगाल में आगे क्या होगा। नंदीग्राम में उपचुनाव होगा और देखना होगा कि वहां बीजेपी कौन सा उम्मीदवार उतारती है। क्या वो शुभेंदु अधिकारी के परिवार से होगा या कोई और। टीएमसी भी पूरी ताकत झोंकेगी, क्योंकि नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्थान हुआ था। इसके बाद ही भवानीपुर सीट पर भी विवाद बना हुआ है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि वहां काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई थी और जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। अगर टीएमसी अदालत में जाती है तो ये भी एक नया मोर्चा खुल सकता है। इसके साथ ही बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट की निगरानी जारी रहेगी और 3 हफ्ते बाद जब राज्य सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी तब पता चलेगा कि नई सरकार ने हिंसा रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। और सुप्रीम कोर्ट में सीईसी कानून का मामला भी आने वाले हफ्ते में बड़ा फैसला ला सकता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी इन तीनों मुद्दों पर क्या राय है। क्या शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम छोड़ना सही फैसला है? क्या ममता बनर्जी के आरोप जायज हैं या सिर्फ हार की खींच है? क्या सुप्रीम कोर्ट को सीईसी नियुक्ति वाला कानून रद्द कर देना चाहिए? और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को भी अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर हर मुद्दे पर आपकी आवाज मायने रखती है। ये वो वक्त है जब भारतीय लोकतंत्र की कई परतें एक साथ टेस्ट हो रही हैं। चुनाव, अदालत, संस्थान, सरकार, विपक्ष सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और एक नागरिक के तौर पर हमारा काम है इन सब पर नजर रखना, सवाल पूछना और सच्चाई जानना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए ताकि हर भारतीय अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।